वेलकम दोस्तों। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 है ना, इकाई 4 रासायनिक बलगत की आंतरिक प्रश्न करेंगे कक्षा 12 के। ठीक है, तो इस आंतरिक प्रश्नों को हल करने के जो बेसिक बातें हैं फार्मूले के संदर्भ में पहले आप समझ डेवलप हो जानी चाहिए, फिर हम लोग अभी सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए पूछा जाता है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये है K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है ये, और इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं थ्योरी लेक्चर में। अब यहाँ पे टर्म क्या है ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ठीक है, कोई अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है कि A जो है वो कोई अभिकारक है और वो ये A अभिकारक B नामक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, मेरे पास अभिकारक A है और वो उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है। तो अब क्या होगा, मैं एक चीज लिखता हूं प्रारंभ में। प्रारंभ में का मतलब क्या है कि हम अभिक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मात्रा अभिकारक की निश्चित रूप से ली जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि प्रारंभ में ये जो मैंने अभिकारक A है इसकी कितनी मात्रा ले रखी है, इसके A मोल लिए हुए हैं। अभिकारक A के कितने मोल ले रखे, A मोल ले रखे हैं। प्रारंभ का मतलब अभिक्रिया शुरू होने वाली है, वही तो है नहीं। अब अभिक्रिया जब होगी तब यह अभिकारक बदलेगा उत्पाद में। मतलब देखो इस तरह बताता हूं मैं कि सपोज कुछ अणु ले रखे हैं इसके अभिकारक के, अभिक्रिया हुई नहीं है, अभिकारक तो यहाँ पर है लेकिन उत्पाद नहीं है। अब जब अभिक्रिया होगी तो धीरे धीरे ये अभिकारक काय में बदलेगा उत्पाद में, मतलब अभिकारक खर्च होगा और जो अभिकारक खर्च होगा उसके बदले मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। A का एक अणु खर्च होगा, एक अणु B का मिल जाएगा। कुछ अणु A के खर्च होते जाए, A के अणु धीमे धीमे खर्च होते जाएंगे, B के अणु धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो धीमे धीमे A खर्च हो रहा है और B क्या हो रहा है, बन रहा है। A खर्च हो रहा है, B क्या हो रहा है, बन रहा है। ये कब होगा, जब अभिक्रिया चल रही होगी। अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब A मेरे पास है, ये तो है मेरे पास, यहाँ पर अभिकारक तो मेरे पास है लेकिन ये नहीं, शून्य है। तो प्रारंभ का मतलब अभिक्रिया शुरू होने वाली है। अभिकारक के मेरे पास कितने मोल है, A मोल है, और उत्पाद का मूल कितना हो गया, शून्य, क्योंकि अभिक्रिया हुई नहीं है, उत्पाद बना ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं T समय के बाद, कोई अज्ञात समय है T समय तक मैंने वेट किया। अब T समय तक अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया हो गई तो निश्चित रूप से इसकी कुछ ना कुछ मात्रा काय में बदल चुकी है, उत्पाद में कुछ ना कुछ मात्रा खर्च हो गई। ठीक है, A मोल थे, उनमें से कुछ ना कुछ मोल खर्च हो गए। मान लिया कि X मोल खर्च हो गए, तो A मोल तो थे हमारे पास और X हो गए खर्च, चले गए, X खर्च हो गए। A थे और X खर्च हो गए तो कितने बचे, A माइनस एक्स, और जो खर्च हुआ वो उत्पाद के रूप में यहाँ प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, दोबारा से समझिए। मैंने रुपए का उदाहरण देके ही बताया था कि आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, 2 रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए, कितने बचे, 8, मतलब 10 माइनस 2। बात समझ में आ रही है। 10 रुपए आपके पास थे, 2 रुपए खर्च हो गए, तो कितने बचे, 10 माइनस 2 अर्थात 8। 8 कैसे बचेंगे, 10 थे, 2 खर्च हो गए, तो 10 माइनस 2 बचे। तो A था और X खर्च हो गया, तो कितना बचा, A माइनस एक्स। अब हम टर्म में यहाँ पर बोलने वाले क्या है, इसे क्या बोलते हैं कि ये X क्या हुआ, विघटित हो गया। जो मेरे पास अभिकारक A था इसका कितना अंश विघटित हो गया, इसका X हिस्सा विघटित हो गया। जितना विघटित होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। तो मेरे पास A अभिकारक था, उसका X हिस्सा क्या हुआ, विघटित हो गया, अर्थात उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो इस टर्म में अब मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं दोबारा से कि सपोज यहां पर क्या थे, मेरे पास A के 50 मोल थे, 50 मोल मैंने ले रखे थे भैया। प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, शून्य थी। अब कुछ समय के लिए अभिक्रिया हो गई, मान ली 10 मिनट अलाउ कर देते हैं, 10 मिनट 5 मिनट तक अभिक्रिया चली, तो 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट तक अभिक्रिया चली, तो अब ये 50 तो रहेगा नहीं, इसका कुछ हिस्सा कायम बदल गया उत्पाद में। मान लिया कि इसके 20 मोल उत्पाद में बदल गए, तो 50 थे, कितने खर्च हो गए, 20 जो उत्पाद में बदले वो यहाँ प्रकट हो जाएंगे। मैं मोल लिख रहा हूं, यहाँ भी मोल लिख रहा हूं। अब
टर्म समझिए टी। टी क्या है? टाइम, वह समय जितने समय तक अभिक्रिया हुई। टी वह समय जितने समय तक अभिक्रिया हुई भैया, कितने समय तक हुई? 5 मिनट तक। तो टी बराबर यहाँ पर आ गया 5 मिनट। क्लियर? ए क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा जो शुरू में थी मेरे पास, कितनी थी भैया? 50 मोल। ए का मान हो गया 50 मोल। एक्स क्या है? एक्स है विघटित मात्रा, अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो कितनी परिवर्तित हो गई भैया? देखो यहाँ, देखो कितनी चेंज हो गई है? 20। तो एक्स क्या है? अभिकारक की विघटित मात्रा, यानी अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में परिवर्तित हो गई। तो कितने मोल? 50 में से कितने बदल गए? 20। एक्स यानी विघटित मात्रा कितनी आ गई भैया? 20 मोल। ठीक है, अब ये बचता ए माइनस एक्स, प्रारंभिक मात्रा माइनस विघटित मात्रा, ये कहलाती है शेष मात्रा। यानी ये ए था, एक्स खर्च हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी है? 50, एक्स की वैल्यू कितनी है? 20, यानी 30 मोल। तो ए माइनस एक्स कितना हो गया? 30 मोल। मतलब 50 था यार, 20 खर्च हो गया, बचा कितना? 30। जो बचा हुआ है 30, वही क्या है? ए माइनस एक्स। दोबारा समझिए, सूत्र के लिए टी क्या है? समय, वह समय जितने समय तक अभिक्रिया हुई, 5 मिनट हो गया। ए अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक स्टार्टिंग में कितना लिए थे हम? 50 मोल। तो ए बराबर कितना हो गया? 50 मोल। एक्स क्या है? विघटित मात्रा, 50 में से कितना विघटित हुआ? 20, 20 खर्च हुआ, तो एक्स हो गया 20। ए माइनस एक्स मतलब जो थी विघटित होने के बाद जो बची, मतलब 50 थी, 20 विघटित हो गई, तो बची कितनी है? 30। तो ए माइनस एक्स क्या है? विघटित मात्रा। तो चाहे तो आप ए में से एक्स को घटा के निकाल लो 30। ए 50 था, एक्स 20 था, घटा दिया 30 आ गया। या डायरेक्ट समझ जाओ, 50 खर्च हो गया, 50 था, सॉरी 50 था, 20 खर्च हो गया, कितना बचा? 30। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो a माइनस एक्स बराबर कितना? 30 मोल। एक टर्म सारे समझ में आ गए होंगे। के क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, मैं तो ज्यादा ध्यान ना भी दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो सारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आते हैं। शून्य कोटि बहुत कम, ना के बराबर, द्वितीय कोटि आता नहीं है कभी। तो सवाल जब ये फार्मूला जो है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला है। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की है, तभी आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है। लेकिन परीक्षक बहुत अच्छे होते हैं, हर क्वेश्चन में वो ज्यादातर तो लिख ही देते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आपको ज्यादा दिमाग में लगाना, समझ जाओगे, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। बहुत सारी बातें आप समझ गए। अब हम एक और फार्मूला शेयर करेंगे आपके साथ, प्रथम कोटि, और फिर हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक टेक्निक बताई थी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायु काल में संबंध निकाला था। वो थ्योरी लेक्चर में आप चाहो तो देख लीजिएगा। तो वहां पर निकल के आया था के बराबर 0.6932 अपॉन के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ, ये एक सूत्र निकल के आया था। तो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो क्या है भैया। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है, मैं सिर्फ प्रथम कोटि की बात कर रहा हूँ, इस समय दायरा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र है। तो यहाँ पर टी हाफ क्या है श्रीमान जी? टी हाफ है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, इसीलिए हाफ का मतलब आधा, टी हाफ से डिनोट करते हैं अर्ध आयु काल। तो ये समझना आना चाहिए कि अर्ध आयु काल है क्या। तो श्रीमान जी अभिक्रिया चल रही है, ये अभिकारक है, किसी भी उत्पाद में बदल रहा है। प्रारंभ में मैंने इसके मोल लिए हैं कितने? चलो कुछ 40 ले लेते हैं, अलग भी लेके देखो ना। इसके कितने मोल लिए? 40 मोल ले रखे हैं। प्रारंभ में उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। अब जब अभिक्रिया होगी तो धीरे धीरे एक मोल खर्च होते जाएंगे, उत्पाद बनता जाएगा। समय व्यतीत होता जाएगा, है ना, टाइम इज गोइंग ऑन, समय व्यतीत होता जाएगा, अभिकारक खर्च होता जाएगा और उत्पाद बनता चला जाएगा। तो एक समय वो आएगा कि जितना अभिकारक आपने लिया था इसका आधा बचेगा, है ना। मतलब 40 लिया था, कितना बचेगा? 20 बचेगा। 40 का आधा कितना? 20 बचेगा। अब 20 खर्च होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह समय, मतलब
यार अभिकारक के 40 मोल है, अगर 40 के 40 उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो अभिक्रिया कंप्लीट पूरी हो गई। अगर इसके आधे मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो आधी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। समझ रहे हो, 40 के 40 उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो कंप्लीट हो गई रिएक्शन, इसके आधे मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो अभिक्रिया आधी हो गई। तो जितने समय में अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो जाती है उस समय को ही अर्धायुकाल कहते हैं। तो यहां पर मान लिया कि क्या होता है 75 सेकंड लिख देते, चलिए ठीक है, कि 75 सेकंड में इसके 20 मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए तो अर्धायुकाल कितना हो गया 75 सेकंड हो गया। अगर यहाँ पे 5 मिनट लिख दूं तो अर्धायुकाल कितना हो गया 5 मिनट हो गया। तो अर्धायुकाल वह समय होता है जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितने मोल आपने लिए हैं। अब मान लिया ये कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल, इस पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कई बार, अभिक्रिया का अर्धायुकाल इसका बता दिया उसने कि भैया 36 सेकंड है ना, 36 सेकंड है। और वो बोल रहा है कि इस अभिकारक के 10 मोल, अभिकारक के 10 मोल 36 सेकंड के बाद कितने रह जाएंगे 5 रह जाएंगे। तो अर्धायुकाल 36 सेकंड है ना, इसका मतलब है 36 सेकंड में आधी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। आधी पूरी हो जाएगी तो कितना माल बचेगा, आधा बचेगा ना। तो आधी अभिक्रिया पूरी हो गई, बचा कितना 5 बचा। अब अर्धायुकाल 36 है तो 36 सेकंड में 10 मोल लोगे तो कितने रह जाएंगे 5, ठीक। अगर 100 मोल लोगे तो कितने रह जाएंगे 50। अगर 1000 मोल लोगे तो कितने रह जाएंगे 500। यानी अर्धायुकाल का अभिकारक की कारक की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। आप 1 ग्राम लो तब भी 36 सेकंड के बाद वो आधा ग्राम रह जाएगा। 1 कुंटल लोगे आधा कुंटल रह जाएगा। 100 किलोग्राम लोगे 50 किलोग्राम रह जाएगा। मतलब कितनी मात्रा ले रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पदार्थ की मात्रा को आधा होने में सिर्फ कितना समय लगेगा 36 सेकंड का टाइम लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। इस पे एक सवाल पूछ लेता है, कैसे पूछता है कि किसी पदार्थ के 10 ग्राम का, ठीक है, किसी पदार्थ के 10 ग्राम का अर्ध आयुकाल है ना, किसी पदार्थ के 10 ग्राम का अर्ध आयुकाल 1580 वर्ष है। वर्षों में भी होता है भैया, ठीक है। तो 20 ग्राम का अर्ध आयुकाल बताओ, 20 ग्राम का अर्ध आयुकाल ज्ञात करो या बताओ। अब जो मैथमेटिशियन होते हैं, विद्वान होते हैं, वो तुरंत हल करना शुरू कर देते हैं। 10 ग्राम का अर्ध आयुकाल कितना हो गया 1580 साल, इसलिए 1 ग्राम का कितना हुआ 1580 बटा 10, इसलिए 20 ग्राम का कितना हुआ 1580 बटा 10 गुणा 20, निकाल के रख दिया 3160 वर्ष, काट के नंबर देगा 0। श्रीमान जी मैंने स्पष्ट किया है कि अर्ध आयुकाल का पदार्थ की मात्रा से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर 10 ग्राम का अर्ध आयुकाल 1580 वर्ष है तो 1 ग्राम का भी इतना ही होगा, 1 कुंतल का भी इतना ही होगा। अर्ध आयुकाल का मतलब वह समय जितने समय में पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। कितनी लिए आपने इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो 10 ग्राम का अर्ध आयुकाल 1580 हल करने की जरूरत नहीं है। अर्ध आयुकाल पदार्थ की मात्रा बदलने से अर्ध आयुकाल नहीं बदलता। अर्ध आयुकाल तो फिक्स है। प्रथम कोटि की अपक्रिया मैंने थ्योरी में सिद्ध किया था वहां पर कि प्रथम कोटि की अपक्रिया अगर होती है ना तो अर्ध आयुकाल का पदार्थ की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। कम लो ज्यादा लो अर्ध आयुकाल जितना है उतना ही रहेगा। मतलब अपक्रिया का जो भी अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल के बराबर जैसे ही समय व्यतीत होगा आपने जो भी मात्रा ले रखी होगी वो मात्रा जस्ट हाफ यानी आधी रह जाएगी। कितनी ली थी आपने इससे कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं, ठीक, गुड। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार। अब देखो क्या है इस सूत्र में, क्या दिख रहा है आपको यार। एक तो K क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ये क्या है अर्धायुकाल। तो अगर किसी प्रश्न में अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है और तुमसे वेग स्थिरांक नहीं पूछ रहा है तो अब समझ जाना कि वेग स्थिरांक निकालना तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे इजी फार्मूला है। जैसे अर्धायुकाल आपको दिखाई पड़े आंखें बंद करके फार्मूला लगा दो K बराबर 0.6932 वोल्ट, कुछ करना ही नहीं, अर्धायुकाल निकल आएगा वेग स्थिरांक।
तो अगर अर्धायुकाल दिया हुआ है अभिक्रिया में टी हाफ, इसका मतलब है कि के तो डेफिनेटली निकाला ही जाएगा, इस पे विचार ही मत करना, तुरंत के निकाल लेना। क्लियर? अगर अभिक्रिया में अर्धायुकाल का जिक्र है, अर्धायुकाल दे रखा है, तो आंखें बंद करके फार्मूला लगाओ और तुरंत प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस पे आधारित तीन क्वेश्चन देखो आ रखे, मैं तीनों कर रहा हूं। अभी ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, एक थोड़ा मैंने लिख दिया है, जिससे आप लोग फेयर नोटबुक बनाइए अपनी और इन सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में सिस्टमैटिक करिएगा। बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा आएंगे, डेफिनेटली पक्का रहिए। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में सवाल आया था। पहला सवाल बहुत आसान सा, क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना है? 69.3 सेकंड। अरे वाह, अर्धायुकाल कैसे दिखाते हैं भाई? टी हाफ से। कितना दिया हुआ है? 69.3 सेकंड लिख लिया मैंने, 69.3 सेकंड। मैंने बोला था कि अर्धायुकाल दे रखा है, आगे का सवाल पढ़ो तो ना पढ़ो तो अर्धायुकाल दे रखा है, इसका मतलब है कि वेग स्थिरांक को आपको निकालना है। क्या भी यही रहा है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो टी हाफ दे रखा है, वेग स्थिरांक की पूछ रहा है, काहे ज्यादा सोच रहे हो, फटाक से लगा दो। के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ, वैल्यू आएगी 0.6932 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू ये रही 69.3। ठीक है, अब देख लो क्या है कि ये दशमलव हटाया मैंने, क्या क्या अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद, तो 4 जीरो। ये क्या के बाद है? 1 अंक के बाद है ना, इसे हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे भैया? ऊपर 1 जीरो आ जाएगा। इसे इससे काट देंगे, 693 से 693 ढाई 6930 लगभग बराबर ही आएगा। बराबर ही तो क्या, 2 बच गए बस, अप्रोक्स है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा? 1/100, मतलब 1/10 और 10 की घात 2 ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -2। अब चाहे ऐसे लिखा छोड़ दो या पूरा लिख सकते हो, 1 गुणा 10 की घात -2। अब ध्यान रहे कि के की वेग स्थिरांक की इकाई मैंने बताया था, शून्य कोटि के अलग, प्रथम के लिए अलग, द्वितीय के लिए अलग, सब भूल जाओ, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको प्रथम कोटि के करने हैं। प्रथम कोटि में वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड होती है। हाँ, कभी कभी अगर ये समय मिनट में दे रखा है तो पहले तो मैं लिख देता हूं सेकंड, और -1 का मतलब प्रति सेकंड, तो आंसर आ गया मेरा 1 गुणा 10 की घात -2 प्रति सेकंड। अगर ये समय सेकंड में ना होकर मिनट में होता तो यहाँ पे आ जाता प्रति मिनट। अगर ये घंटे में होता तो आ जाता प्रति घंटा। इकाई चेंज करने के चक्कर मत पड़ना, जैसा दे रखा हो वैसे लगा दो। टाइम सेकंड में दे रखा है तो प्रति सेकंड, मिनट में दिया हुआ है प्रति मिनट, घंटे में दे रखा है प्रति घंटा। पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल देखो भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2015 में, 18 में, 19 में 3 बार आ चुका है। सवाल में है कुछ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। थोड़ा हेरफेर, शब्दों का हेरफेर है, भाषा बदल दी बस। पहले प्रश्न में साफ साफ कह दिया था कि अर्धायुकाल कितना है, 69.3 सेकंड। इस बार ये नहीं कह रहा है अर्धायुकाल कितना है, यह कह रहा है कि पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। मतलब मैंने जितना पदार्थ लिया आधा रह गया। अभी समझाया था कि वह समय, जितने समय में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, अरे उससे तो कहते हैं अर्धायुकाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वह समय दे रखा है, वह समय कितना है, 40 सेकंड है। 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका मतलब है अर्धायुकाल हो गया भैया 40 सेकंड। परिभाषा पे ध्यान दो, वह समय जितने समय में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। तो सवाल में साफ साफ कहा जा रहा है कि 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अर्धायुकाल कितना हो गया, 40 सेकंड। और फिर से क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और साफ साफ पहले कह दिया प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछ रहा है। अरे टी हाफ दिया हुआ है, अगर नहीं भी कहता कि तुम्हें वैसे भी निकालता, वो कह रहा है तो उस पर आसान कर देते हैं, निकाल देते हैं कि क्या 0.6932 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो 0.6932 अपॉन टी हाफ की वैल्यू 40 दे रखी है, दशमलव हटाएंगे
आपको तो बड़ा भाग कर दूं मैं, मेरी आदत वैसे ये रहती है कि यूट्यूब पे जो आप समय दे रहे हैं कम समय में ज्यादा सीखें, इसलिए थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाता हूं मैं, है ना। कम समय में ज्यादा सीखें क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं। आई होप कि कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 10 बटाया 4 जीरो आ गए, 4 से काट देते हैं, चलो काट ही देता हूँ। 4 एकम 4, है ना। 2 बचे, कितने हो गए, 4 से काट रहा हूँ, 4 नहीं 40, 4 एकम 4, 2 बचे 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बचा 12 हो गए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 17 33 आ गया, ठीक है। 17 33 आ गया। अब इसमें क्या करना, ऊपर बचा 17 33, नीचे बचा कितना 10 की घात 4, 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा -4। अब दशमलव के रूप में लिखेंगे, देखो भैया जब हम दशमलव को राइट ले जाते हैं तो 17 33 है, दशमलव को मैं राइट को ले जाऊंगा ना तो घातें क्या होगी भैया, घटती हैं, और लेफ्ट ले जाऊंगा तो बढ़ेगी। और आसान तरीका ऐसे भी कर सकते हो, क्या तरीका है, ऐसे भी तरीका है, इस तरह लिखा हुआ है ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने इसमें, क्या 4 के बाद दशमलव था, ठीक था, 4 के बाद दशमलव था, आंसर 10 की घात -2 आ रहा है, और यहाँ 10 की घात आंसर मेरा कितना बन रहा है, -2 गलत बन रहा है आंसर, क्या प्रॉब्लम आ रही। चलो 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 इसे आप चेक करिएगा, ठीक है। मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, डिवीजन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें बताया मैंने 4 जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। बटे में टी आपके हमारे 40 सेकंड ही दिया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशमलव बताया कितने जीरो, 4 जीरो बढ़ गए, अच्छा इस जीरो को भूल गए थे भैया हम, ठीक है, इस जीरो को भूल गए थे, 4 जीरो बढ़ गए, ठीक है। अब 10 से काटा 17 33 हो गया, जीरो कितने हो गए 4 और 1 5 हो गई, 10 की घात, ये 10 की घात हो गई कितनी 5 हो गई, 4 घात ये 1 ही है, और 10 की घात ऊपर जाके -5। अब 1 2 3 स्थान मैंने दशमलव को इधर बढ़ा दिया। अब 3 स्थान बढ़ाने का मतलब है कि पावर 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, यानी उल्टा होगा, दशमलव पीछे ले जाओगे तो पावर प्लस होगी। तो मैं दशमलव को 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान इधर लेके आया, कहां लेफ्ट ले गया, 3 स्थान लेफ्ट ले गया, उल्टा लेके गया वापस, तो पावर 3 बढ़ गई। तो क्या आएगा आंसर इसका 1.733 गुणा 10 की घात -2, और चूंकि ये समय सेकंड में था तो इकाई हो गई प्रति सेकंड, ठीक है। कैलकुलेशन भी मैंने कर दी, कर लो गया। तो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सवाल, बहुत आसान सा सवाल ही नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और सवाल बहुत आसान है इस चैप्टर के, वैसे भी कोई कठिन सवाल है ही नहीं, कैलकुलेशन भी बेसिक्स ही है, आड़े तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेटर पढ़ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से भैया क्या हुआ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया, वही पैटर्न, साफ साफ पहले कह दिया, अच्छे लोग हैं ना, क्या कि प्रथम कोटि की क्रिया, समझ जाओ मामला प्रथम कोटि का है, वही फार्मूला लगाना है। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो जितने समय में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी वो क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। तो साफ साफ दिख रहा है कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई है, तो अर्ध आयु काल यानी टी हाफ बराबर कितना हो गया 50 सेकंड हो गया, ठीक है। 50 सेकंड में तो ऐसा हुआ है, ये हो गया। क्या कह रहा है, वेग स्थिरांक बताओ, के का मान आपसे पूछा जा रहा है, वही नंबर बार बार कराते हुए खराब लगेगा थोड़ा सा, 0.6932 अपॉन टी हाफ, और भैया कैलकुलेशन आप कर लेना इसकी, 0.6932 टी हाफ की वैल्यू 50 है, ठीक है। दशमलव हटा दोगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ऐसे कर सकते हो, काट भी सकते हो, 5 से तो नहीं 4 से कट जाएगा, है ना, 4 से काटेंगे इसे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20 25, ऐसे करके आ गया, और कट रहा है कुछ क्या, तो बाकी हम देखो क्या करते हैं, चलो 17 33 बटा 25 पंजे 125, 1 2 3 जीरो, ऐसे कर लो। तो इसमें हमें जो करना है आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर आप पॉइंट के हिसाब से अपना भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कुछ ऐसे ही जैसे लिखा वैसे ही करना है। 17 33 बटे, आप ऐसे क्या करना, 17 33 को 12 50 से भाग कर सकते हैं आराम से, 12 50, 2 जीरो अलग कर दिए मैंने, 12 50 अलग कर दिए, 2 जीरो अलग कर दिए, 12 50 से भाग दे देना ऐसे, 12 50 से भाग दे देंगे 17 33 को, साफ साफ दिख रहा है कि 1250 का 17 33 में एक बार जाएगा ना, 1250, 3 13 में से 5 गए तो 8 बचे,
6 में से 2 गए तो 4 बचे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 12 चौक 48, 4 बार पूरे पूरे जा रहे हैं तो 3 बार जाएंगे, 3 0, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3। ठीक है, तो इस तरह से 1.386 करके आंसर आपका आ जाएगा। तो और ये आंसर आ गया 1.386 और बटा में क्या है 10 की घात 2 है, ऊपर जाके -2, तो 1.386 गुणा 10 की घात -2, चूंकि समय सेकंड में लिया गया था तो इसकी इकाई श्रीमान जी प्रति सेकंड आ जाएगी। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते होंगे, नहीं कर पाओगे तो इसकी मैं अलग से स्पेशल क्लास की होगा, बताऊंगा वहां पे आपको ट्रिक्स। कि बड़े बड़े पहाड़े तो नहीं आते हैं, किसी को ही नहीं आते, लेकिन इसकी ट्रिक होती है। चलो बता देता हूँ मिनट में। जैसे ये था 1250 से भाग करना था 1733 को, तो पहले तो इतना पहाड़ा तो और भी बड़ी संख्या और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सब इसी ट्रिक पे होती है। इतना पहाड़ा पढ़ा तो किसी को याद नहीं होता, लेकिन इतना पता होता है कि 1250 का पहाड़ा 17 में तो नहीं पढ़ सकते हम, है ना। 1250 का पहाड़ा 173 में भी नहीं पढ़ सकते। 1250 का पहाड़ा कितने में पढ़ा जाएगा? 1733 में पढ़ा जाएगा। ये क्लियर, जब इतना क्लियर हो जाए अब ट्रिक स्टार्ट होती है। कैसे? 1250 का पहाड़ा याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, एक अंक यहाँ छुपाओ, एक अंक यहाँ छुपाओ। 125 का पढ़ के देख लो 173 में, आइडिया लग जाएगा आपको। बोले 125 का भी नहीं आता, 2 अंक यहाँ छुपाओ, 2 अंक यहाँ छुपाओ। 12 का पढ़ के देख लो 17 में, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहाड़े आगे बढ़ाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये ईपी बोर्ड 2016 का सवाल है। कहा जा रहा है कि प्रथम सवाल को हल करने से पहले सवाल को 2 बार कम से कम पढ़ लेंगे तो आधा मसला अगर समझ में आ गया समझो आधा हल हो गया। तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7 गुणा 10 की घात -4 प्रति सेकंड है। ठीक है, ये वेग स्थिरांक है ना, तो प्रति सेकंड होगा भैया। ठीक है, प्रति सेकंड है। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने में अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो पहले तो कह दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लगाना है। वेग स्थिरांक क्या होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7 गुणा 10 की घात -4 प्रति सेकंड। ये दी। अब कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के, इसका मतलब समझ लो। कोई एक वस्तु मेरे पास है, अगर मैं उसके 4 बराबर हिस्से कर देता हूं, ठीक है, 4 बराबर हिस्से कर देता हूं, इक्वल इक्वल 4 पार्ट, तो एक हिस्सा कहलाता है इसमें से 4 में से एक हिस्सा कहलाएगा 1/4। ये तो बात समझ में आती होगी ना। इसमें से अगर मैं 2 हिस्से ले रहा हूं तो ये क्या हो गया 2/4। 3 हिस्से ले रहा हूं तो 3/4। तो ये हिस्सा क्या है 1/4। 2 हिस्से, एक किसी वस्तु को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। समझ है, बस कुछ नहीं है, मैथमेटिकल फार्मूले की जरूरत नहीं है इसमें। तो 2 हिस्से 2/4, 3 हिस्से 3/4, 4 हिस्से 4/4 यानी पूरा का पूरा। तो अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होना, यानी प्रारंभिक सांद्रता जितनी पूरा था ना, इसका 1/4 तक कम होना है। इसे इस सांद्रता को 1/4 तक कम होना है। इसका मतलब कितना रह जाना है 1/4 रह जाना है। 1/4 तक कम होना है, यानी 1/4 रह जाना है। 1/4 रह जाना है, इसका मतलब क्या है भैया 1/4 रह जाना है। इसका मतलब है कि ये 3/4 है, इकाई बदल जाना है अनुपात में। समझ गए? सेंटेंस पढ़ लो। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम रहने के लिए 1/4 रह गया, ये रह गया। अब 1/4 रह गया तो अंडरस्टूड है कि 3/4 कहां चला गया उत्पाद में। 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। समय निकालना है। तो पहले तो अब प्रारंभिक सांद्रता ऐसे प्रश्नों में, ज्यादातर प्रश्नों में दी नहीं होती है, तो मुझे माननी पड़ती है। तो माना प्रारंभिक सांद्रता ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता को सूत्र में कैसे दिखाते हैं हम? ए से दिखाते हैं। अब इसे अगर 100 मान लेते हैं तो देखो सवाल तो आसान हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा सा गलत रहता है, रॉन्ग रहता है। तो जो मानी गई संख्याएं है ना, वो कैसी होती हैं? संख्या 1 2 4 5 नहीं मान सकते, अज्ञात संख्या में मानी जाती है। तो माना प्रारंभिक सांद्रता ए, इसकी वैल्यू में बी मान लेता हूँ। ए क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि ए ऑलरेडी फार्मूले में है, कंफ्यूजन होगा। एक्स क्यों नहीं मान रहा हूँ? एक्स भी फार्मूले में, कंफ्यूजन होगा। तो ए और एक्स को मान नहीं सकते हम। तो मैंने मान लिया कि माना प्रारंभिक सांद्रता, माना है मैंने
कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है, v है। तो अब बताओ विघटित मात्रा, विघटित मात्रा कैसे दिखाया जाता है, x से। तो अगर प्रारंभिक मात्रा b है तो विघटित कितना हो गया, अभी अभी आपने देखा कि 1/4 रह गया, यानी 3/4 विघटित हो गया। तो विघटित मात्रा कितनी है, 3/4। कितने का, जितना था, कितना था आपके पास, b का 3/4। बात समझ में आ रही है। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी हमारे पास, हमने मान ली कि हमारे पास जो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, b है। अब कह रहा है कि 1/4 रह गया, 1/4 रह गया, यानी 3/4 विघटित हो गया। अब कितने का 3/4 विघटित हो गया, जितना था मेरे पास, कितना था, b। तो विघटित मात्रा कितनी, b का 3/4। फिर समझ लो बात। प्रारंभिक मात्रा सूत्र में ऐसे दिखाया गया है, ऐसे सूत्र हम लोग लिखते हैं ना, क्या वाला, के बराबर 2.303 अपॉन टी, याद है, log a अपॉन a माइनस एक्स लिखते हैं ऐसे। तो इसमें a सूत्र का a क्या है, ये प्रारंभिक मात्रा लिख दिया से। मान ली मैंने, कितनी मान ली है, b मानी। b क्यों मानी, क्योंकि x और a तो फार्मूले में पहले से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। विघटित मात्रा ये निकालनी है। अब कह रहा है कि 3/4 रहे, 1/4 रह गया। अब 1/4 अगर रह गया, इसका मतलब क्या है कि 3/4 विघटित हो गया। तो विघटित मात्रा कितनी, 3/4। कितने का 3/4, जितना था मेरे पास स्टार्टिंग में, कितना था, b। तो b का 3/4। समझ में आ रहा होगा। तो मान लिया मैंने प्रारंभिक सांद्रता a, इसकी वैल्यू क्या मान ली, b। बस यही मानना, अब कुछ नहीं करना। विघटित मात्रा कितनी हो गई, 3/4। किसका 3/4, b का 3/4, मतलब b गुणा 3/4 हो गया, ऐसे कर समझ सकते हो। इस कार्यक्रम में कितना समय लगा, समय की गणना करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, बोले टाइम पता करो। अब फार्मूला लगा दीजिए सर, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो अब k की वैल्यू दे रखी है 7 गुणा 10 की घात माइनस 4। 2.303 एक नंबर है, t टाइम मुझे ज्ञात करना है, log ऐसी रहेगा, a प्रारंभिक मात्रा, इसकी वैल्यू क्या मानी थी आपने, b, a माइनस x की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये b का 3/4, यानी कि b गुणा 3/4, यानी कि 3b अपॉन 4। बात समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू क्या है, b का 3/4 यानी 3b अपॉन प्रारंभिक मात्रा a कितनी मानी थी हमने, b, और ये 3b अपॉन 4। अब इसे आप हल करेंगे तो देखिए 7 गुणा 10 की घात माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 2.303 ऐसे ही रहेगा, t आपको निकालना है log b अपॉन, देखो ये अलग हल करके दिखा देता हूँ। b में से जब आप 3/4 घटाओगे तो लासा कितना ले लोगे, इन दोनों का गुणनफल लिख लो, 1 गुणा 4। अब 1 से भाग करो, 4 को कितना आएगा, 4, फिर 4 की गुणा करोगे b से तो 4b माइनस, अब 4 से भाग करो इसे, 4 से भाग करोगे 4 कट जाए, क्या बचेगा, 1 की गुणा कितने से, 3b, तो 4b में से 3b गया, b/4 बचेगा। तो यहाँ पर जब b में से 3b/4 घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा भैया, b/4, b/4, 4 कहाँ पहुंच गया, ऊपर, b से b कैंसिल। और हल करते हैं थोड़ा से, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, देखो 4 बराबर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया, नहीं हो गया, 2 की घात 2, 4 होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 गुणा 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ log 4 को क्या लिख रहा हूँ, 2 की घात 2। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गणित का फार्मूला होता है log m टू दी पावर n बराबर n log m। कैसे हल होगा, सॉरी, ये 2 log 2, m की पावर n बराबर n log m, तो ये 2 जो है पीछे आ जाएगा, सूत्र होता है log m की पावर अगर n लिखा है तो n को हम इधर ले जाते हैं, क्या लिख देते हैं, n log n। ये फार्मूला बताता है कैसे लिखा जा सकता है। तो ये 2 इधर आ गया, तो इसे क्या लिखा जाएगा, 2 log 2, सबके बीच में साइन गुणा का चल रहा है, समझ जाना। अच्छा, 2.303 अपॉन t इंटू 2, अब log 2 की वैल्यू, ये कुछ वैल्यूज मैंने बताई थी,
फिर से मैं लिख देता हूँ। ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, और इनके अलावा अन्य कोई वैल्यू होगी तो वो आपको पेपर में दे रखी होगी। इन 3 वैल्यू में से कोई होगी तो नहीं दे रखी होगी, इन्हें आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा। तो log 2 की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 0.3010। इधर आ रहा है 7 गुणा 10 की घात -4। कैंची गुणा कर लो इस तरह से तो आ जाएगा t गुणा, कैंची गुणा मतलब t की गुणा इससे 7 गुणा 10 की घात -4 बराबर इसकी गुणा इससे 2.303 गुणा 2 गुणा 0.30 और 10। ठीक है, बचने में तो कुछ है ही नहीं, तो अब मैं इसे गुणा में कहां ले जाऊंगा? बटे में ले जाऊंगा। तो t बराबर आ जाएगा 2.303 गुणा 2 गुणा 0.3010, ठीक है ना, बटा में 7 गुणा 10 की घात -4 आ जाएगा। तो अब मैं देखो इसे काट नहीं रहा हूँ यार, काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपको फिर बोरियत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। अगले सवाल में मोबाइल लेकर आऊंगा तो वहां पे कैलकुलेशन में खुद भी करा दूंगा। अच्छा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.98। इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.98 इंटू 10 टू पावर 3 सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया 1.98 गुणा 10 की घात 3 सेकेंड, यानी कि 1.98 गुणा 10 की घात 3 सेकेंड के बाद क्या होगा? जितना भी पदार्थ आपने लिया होगा वो केवल 1/4 रह जाएगा, उसका 3/4 उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। करके देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट दिया हुआ है। तो मैंने आपसे पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अर्धायु काल अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, अर्धायु काल का मतलब t हाफ दे रखा है, कितना? 60 मिनट। तो अर्धायु काल को अर्धायु काल मत मानिए, अगर आपको टी हाफ दे रखा है तो आप समझ जाइए आपको के दे रखा है। क्यों? के बराबर काय के होता है 0.6932 अपॉन टी हाफ, है ना। मैंने बोला था कि अगर अर्धायु काल दे रखा तुरंत के निकालो, समझ जाओ कि के की जरूरत पड़ना तो लाजमी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं पूरा है। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट इतना बड़ा है बस, और अर्धायु काल सुनते ही मैंने टी हाफ बराबर सूत्र लगा दिया, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। वो कह तो रहा था कि मैंने अर्धायु काल दिया है, लेकिन मैंने देखते ही देखते, देखो ये तो होता है टी हाफ की वैल्यू कितनी, ये फार्मूला होता है, टी हाफ की वैल्यू कितनी 60, ये मैंने 60 यहाँ लगा दी, देखते देखते मैंने के निकाल दिया। यानी कि अगर वो अर्धायु काल आपको दिया हुआ है, आप समझिए कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको वेग स्थिरांक दे रखा है। अगर अभिक्रिया में अर्धायु काल दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि इनडायरेक्टली आपको क्या दे रखा है? वेग स्थिरांक दे रखा है। क्यों? वेग स्थिरांक का फार्मूला है ना 0.6932 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ लगा समझो के दिया हुआ है, तो इतना हल कर लिया। अब आते हैं सवाल पे, कहे क्या है वो, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2015-14 में 2 बार आ चुका है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? फिर वही बात, 90% पूर्ण हो जाएगी कितने समय में, मतलब समय तो आपसे पूछ रहा है। अब प्रारंभिक मात्रा तो दी नहीं है, तो प्रारंभिक मात्रा माननी पड़ेगी आपको। तो माना प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं, है ना। इसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने? बी मान ली। इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली भैया? बी मान ली। प्रारंभिक मात्रा कितनी है? प्रारंभिक मात्रा ए होती है सूत्र के अनुसार। उसकी वैल्यू मैंने मानी है अपने पास से, कुछ ना कुछ माननी थी मुझे। ए मैं मान नहीं सकता क्योंकि सूत्र में आता है, एक्स मान नहीं सकता सूत्र में आता है, तो मैंने बी मान ली। ठीक है, तो माना प्रारंभिक मात्रा ए की वैल्यू कितनी है? बी है। माना को हाईलाइट कर दीजिए। अब वो कह रहा है कि 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 90% का मतलब प्रतिशत, यानी प्रतिशतताओं का योग कभी 100 से ज्यादा नहीं होता। प्रतिशत, शत का मतलब ये होता है 100, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, प्रतिशत कह रहा है, इसका मतलब टोटल मात्रा कितनी है? 100। ठीक है, प्रतिशत 100 से ऊपर नहीं आता कभी। और क्या कहते हैं कि 110%, तो वो गलत है, बोलना उचित नहीं है, 100% तक ही होता है। पर प्रतिशत, शत का मतलब 100, तो ये क्या कहा जा रहा है? 90% पूर्ण हो जाएगी। अगर अभिकारक का 10% हिस्सा उत्पाद में बदल गया
10% अभिक्रिया पूरी हो गई, ठीक है, 10% पूरी हो गई, 90 रह गई है। अगर अभिकारक का 20% हिस्सा उत्पाद में बदल गया तो 20% अभिक्रिया हो गई, 80% रह गई है। अभिकारक का अगर 40% उत्पाद में बदल गया तो 40% अभिक्रिया हो गई, 60 रह गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभिकारक अगर 80%, जो भी अभिकारक मेरे पास था इसका 80% काय में बदल गया, उत्पाद में, तो जितना था 80% तो बदल गया उत्पाद में, 80% अभिक्रिया हो गई, कितनी बची है, 20%। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कितने समय में 90% अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 90% पूर्ण होने का मतलब है कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब है कि अभिकारक का 90% काय में बदल जाएगा, 90% उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब अभिकारक का 90% उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा तो कितना जाएगा, 10। 100 में से 90 बदल गया, उत्पाद में कितना रहेगा, 10। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, बी है। अब शेष मात्रा डायरेक्ट भी लगा सकते हो। शेष मात्रा क्या होती है, ए और एक्स का डिफरेंस। शेष मात्रा क्या होती है, ए और एक्स का डिफरेंस। प्रारंभिक मात्रा में से विघटित मात्रा घटाई जाती है। शेष मात्रा ए प्रारंभिक मात्रा, एक्स विघटित मात्रा, और दोनों का अंतर क्या है, शेष मात्रा। शेष मात्रा कितनी बची है, 10%, क्योंकि 90% तो क्रिया हो गई, 10% बची है। कितने का 10%, जितना था आपके पास। कितना था आपके पास भैया, बी था। तो प्रारंभिक मात्रा अगर बी थी तो शेष मात्रा कितनी है, बी का 10%। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी आपके पास भैया, बी थी, ठीक है। शेष मात्रा कितनी, बी का 10%। तो बी का 10% का मतलब बी का मतलब गुणा 10 का मतलब 10, बी का मतलब गुणा 10 का 10, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 हो जाएगा। काट देंगे 0.1 बी आ जाएगा, 10 से काटोगे ना एक को, 0.1 बी आ जाएगा, शेष मात्रा ही आ जाएगी, ठीक है। फार्मूले में अप्लाई कर दो, काम तुम्हारा दोस्त हो गया है। क्या फार्मूला था भाई, ये फार्मूला रटा है, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, इसमें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ। k की जगह पे मैं लिख दूंगा 0.6932 अपॉन 60 आ जाएगा। 2.303 इज अ नंबर, कुछ नहीं करना। t मुझे निकालना है, log a का मतलब प्रारंभिक मात्रा, जिसकी वैल्यू मैंने क्या मानी थी, b मान ली थी। a माइनस x यानी शेष मात्रा कितनी निकली है भैया, 0.1 b। समझ गए 0.1 b का मतलब, b से b कैंसिल, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, कितना आ गया ऊपर, log 10 आ गया। तो log 10, और अभी भी लिखवाया था log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या बचा भैया, 0.6932 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t बचा। ये सब तो खत्म हो गया मामला, और t बराबर बचेगा, कैसी गुणा करी है मैंने, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, दोनों आपस में बराबर होती, जानते हो। तो t बराबर 2.303 गुणा 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ये 0.6932 था ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसे हल करेंगे, मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट से लिख रहा हूँ। आज मेरी इच्छा तो बहुत सारे सवाल कराने की थी, लेकिन नहीं करा पाया। 199.39, इसका आंसर 199.39 मिनट में आएगा। मिनट में क्यों आया, क्योंकि के टी हाफ मिनट में था तो आंसर मिनट में आ गया। टी हाफ सेकंड में होता तो सेकंड में आ जाता, घंटे में होता तो घंटे में आ जाता। इसका मतलब है कि 199.39 मिनट के बाद 90% अभिकारक उत्पाद में बदल चुका होगा, अर्थात 90% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। भैया देखिए, आज मैं बहुत सारे सवाल कराने के मूड में था, नहीं करा पाया, मात्र 5 ही करा पाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अपलोड में प्रॉब्लम आएगी, आपको देखने में ही बोरियत होगी। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा आप स्पीड कैसे चाहते हैं, अगली वीडियो कल आएगी, बताइएगा मुझे कि आपको स्लो स्पीड चाहिए या थोड़ा और फास्ट चाहिए या सही है, प्लीज टेल मी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, कल नेक्स्ट वीडियो।